हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया लाइव। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल फार्माकोलॉजी, जो कि हमारे फार्माकोलॉजी का सबसे पहला और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो इस वीडियो को हमें पूरा देखना है और साथ ही साथ नोट्स बनाते रहना है, क्योंकि इस वीडियो हमारे डिप्लोमा लेवल के या फिर डी फार्म लेवल के सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे टॉपिक्स टू बी कवर्ड। तो हमारे जो टॉपिक्स कवर्ड होने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। मतलब सबसे पहले हम देखेंगे कि फार्माकोलॉजी होता क्या है। डिप्लोमा में जब हम पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले हमें नहीं पता होता कि फार्माकोलॉजी होता क्या है या फिर सब्जेक्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी और स्कोप टू फार्माकोलॉजी। एज ए फार्मासिस्ट हमें फार्माकोलॉजी क्यों पढ़ना चाहिए और फार्माकोलॉजी पढ़ने के बाद हमें क्या बेनिफिट होने वाले वो देखेंगे। देन सबसे पहला टॉपिक हम कवर करेंगे वेरियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये जो हमारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, या हम जो ड्रग्स खाते हैं या फिर जो भी दवाई हम लेते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं, तो उसमें हम कौन कौन से ड्रग्स किस रूट में यूज करते हैं और उसका एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, कैसे हमें वो ड्रग्स लेने हैं, कौन से रूट में लेने हैं, वो एज अ फार्मासिस्ट हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहला सब चैप्टर हम यही कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी हमारा क्या होता है? तो फार्माकोलॉजी हमारा डिवाइडेड है टू टर्म्स में, जो कि है फार्माकॉन एंड लोगोस। तो फार्माकोस का मतलब हमारा ये होता है कि मेडिसिन और ड्रग, या फिर फार्माकॉन मतलब मेडिसिन या ड्रग। जो भी हम दवाई या फिर जो भी हम ड्रग जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम उसको लेते हैं, तो वो हमारा फार्माकॉन होता है। और लोगस मतलब स्टडी। तो ब्रॉडली अगर हम देखने को जाए तो फार्माकोलॉजी हमारा क्या है? फार्माकोलॉजी हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है या फिर ऐसी स्टडी है हमारी, जिसमें हम ड्रग्स या फिर मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो फार्माकोलॉजी एज ए साइंस एनकम्प्रेसर ऑफ द फॉलोइंग। तो फार्माकोलॉजी में हम क्या क्या देखने वाले हैं ब्रॉडली? सबसे पहले हम देखेंगे द नेचुरल केमिकल इन द बॉडी, के बॉडी में हमारे कौन कौन से नेचुरल केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। हमारे जो शरीर है इसमें हमें पता है कि बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज करते हैं, हमारे बॉडी को डे टू डे लाइफ में चलाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम वो जानेंगे, वो समझेंगे। उसके बाद ओरिजिन एंड सोर्स ऑफ ड्रग। जो ड्रग है हमारा, जो हम ड्रग यूज करते हैं, खाते हैं, तो वो कहाँ से आया, उसका ओरिजिन क्या है, क्या वो सिंथेटिक है, क्या वो सेमी सिंथेटिक है, क्या वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, प्लांट से आता है, या फिर हम उसको केमिस्ट्री लैब में सिंथेसाइज करते हैं, वो जानेंगे। देन देयर केमिकल स्ट्रक्चर एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। जो हमारा ड्रग है वो केमिकली कैसा है, क्या वो केमिकली स्टेबल है, अनस्टेबल है, फिजिकली अगर हम उसको बाहर रखेंगे तो वो ठीक से रहेगा या फिर अनस्टेबल होगा, खराब हो जाएगा। केमिकल स्ट्रक्चर उसका कैसा है, कौन से स्ट्रक्चर, कौन से बॉन्ड है उसमें, वो सब, क्या उसमें हाइड्रोफोबिक बॉन्ड है, लिपोफिलिक बॉन्ड है, क्या है, वो सब हम इसमें जानेंगे। देन हम देखेंगे देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ड्रग हमने ले लिया, हमको बुखार हुआ, हमने ड्रग ले लिया, हमारी तबीयत ठीक हो गई, पर वो कैसे ठीक हुई? वो दवाई जो हमने खाई वो जाके कौन से रिसेप्टर पे बाइंड करी, कैसे काम करी, उस ड्रग का पूरा मैकेनिज्म हम फार्माकोलॉजी में ब्रीफली पढ़ेंगे। देन हमारे पास है देयर मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ड्रग हमने खा ली, उसने अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखा लिया, कैसे काम करता है वो हमने जान लिया। उसके बाद हम जानेंगे कि वो मेटाबोलाइज कैसे होता है। जैसे हम कोई खाना खाते हैं, वो हमारे अंदर डाइजेस्ट होता है, उसके बाद एक्सक्रीट होकर निकल जाता है बॉडी से। वैसे भी ड्रग जो हमने हमारे बॉडी के अंदर लिया या फिर इन्वेस्ट किया, तो उसको भी एक ना एक दिन मेटाबोलाइज होने, अगर वो मेटाबोलाइज नहीं होगी तो बॉडी के अंदर हमारे रह रहे के वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगी, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होगी। तो इसलिए मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें जानने के लिए कि कौन सा ड्रग अगर हम खाएं, कौन सा ड्रग कब एक्सक्रीट हो, ये हमें जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास नेक्स्ट है देयर स्टडीज ऑफ देयर एक्शन ऑन होल एनिमल। जो हमने फार्माकोलॉजी में हमने बेसिकली, हम जब लैब में पढ़ते हैं या फिर लैब में काम करते हैं या कोई रिसर्च करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, एक ड्रग लेते हैं और उसको एक होल एनिमल पे या फिर एनिमल का एक आइसोलेटेड बॉडी पार्ट निकाल के, या फिर उसके टिश्यू, सेल, डीएनए, एंजाइम, या फिर जो भी हमारे लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें हमारे ड्रग्स का क्या ही रोल है, वो जानना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि हम फार्माकोलॉजी पढ़ के जान सकते हैं। एंड अल्टीमेटली
स्टडी देयर एक्शन इन ह्यूमन एंड थेराप्यूटिक यूज। देन नेक्स्ट हम इसका ह्यूमन बीइंग के ऊपर इस ड्रग का क्या एक्शन है, कैसे काम करता है, वो भी जानेंगे, और उसका थेराप्यूटिक यूज, कोई पर्टिकुलर ड्रग किस किस डिजीज में हम यूज कर सकते हैं, वो भी हम जानेंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास है देयर आर सब डिसिप्लिन, जो फार्माकोलॉजी के सब डिसिप्लिन होते हैं, जो कि हमारे पास है फार्माको काइनेटिक एंड फार्माको डायनामिक। तो ये जो फार्माको काइनेटिक है, इसको हम दो टर्म्स में डिवाइड कर देंगे। एक तो हमें पता है कि फार्माको हमें पता चल गया, इसका मतलब होता है ड्रग। फार्माको मतलब ड्रग होता है, और काइनेटिक का मतलब होता है कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। हमारी जो बॉडी है उसमें ड्रग का क्या आगे रोल होता है, बॉडी हमारे ड्रग के साथ करती क्या है। हमने ड्रग ले लिया, अगर हमारी बॉडी उसको बॉडी में वो अब्सॉर्ब हुआ, बेसिकली फार्माकोकाइनेटिक हमारा होता है ADME, ADM एंड ADM&E। तो ADME से हमें क्या मिलता है, A से हमारे पास है अब्जॉर्प्शन, D से हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन, M से हमारे पास है मेटाबॉलिज्म एंड E से हमारे पास है एक्सक्रीशन। तो जो हमारा बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या करता है, इसकी स्टडी को हम फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं। जैसे कि अगर हमने ड्रग लिया तो वो बॉडी में अब्सॉर्ब हुआ कि नहीं, अगर वो बॉडी में अब्सॉर्ब हो गया, वो पूरे बॉडी में हमारे डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि नहीं। अगर वो डिस्ट्रीब्यूट ढंग से नहीं होगा तो फिर हमारे बॉडी में उसका जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो हमें नहीं मिलेगा। चलो फिर मान लेते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया, उसके बाद उसने अपना काम भी कर लिया, उसके बाद आता है मेटाबॉलिज्म। ड्रग हमारे बॉडी में मेटाबोलाइज हुआ कि नहीं, वो जानना हमारा इंपॉर्टेंट होता है। देन नेक्स्ट एक्सक्रीशन, मेटाबोलाइज होने के बाद वो जो वेस्ट प्रोडक्ट उसका बनता है वो एक्सक्रीट आउट हुआ कि नहीं। द नेक्स्ट हमारे पास है फार्माकोडायनेमिक। तो फार्माकोडायनेमिक में इसको हम डिवाइड कर लेंगे दो वर्ड्स में, जो कि है फार्माको एंड डायनेमिक। इसका मतलब हमारा होता है व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। हमने देख लिया कि बॉडी ने ड्रग के साथ क्या करा फार्माकोकाइनेटिक में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि ड्रग बॉडी के साथ क्या करता है। तो ड्रग बॉडी के साथ क्या करता है, मतलब ड्रग का बॉडी में क्या इंटरेक्शन होता है, ड्रग बॉडी में जाके कौन से रिसेप्टर से बाइंड करता है, कौन से ड्रग मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है, कौन से बायोलॉजिकल टारगेट के साथ बाइंड करता है, ये जानना हमारा नेक्स्ट काम होता है। सो फार्माकोलॉजी इज ऑल्सो द स्टडी ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट। फार्माकोलॉजी में हम कोई भी ड्रग का या फिर कोई भी केमिकल का टॉक्सिक इफेक्ट भी जानते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास है स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी हमें क्यों पढ़ना है, जब हम डिप्लोमा करने आते हैं या फिर डी फार्म करने आते हैं तो हम फार्माकोलॉजी पढ़ के हमारा क्या बेनिफिट होता है। जो फार्मासिस्ट होते हैं वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल जैसे हमारे फिजिशियंस होते हैं, और जो हमारे नॉर्मल इंसान होते हैं या फिर जो पेशेंट होते हैं उनके बीच की की होते हैं। तो उनको हमें बताना है कि थेराप्यूटिक यूज क्या होता है। डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देता है तो हमें उस ड्रग को डिस्पेंस करना होता है, तो ये हमारा रोल होता है। तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हु आर इन्वॉल्व्ड इन प्रिस्क्राइबिंग और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन हैव एडेबल स्टैंडर्ड सेट आउट बाय द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल बॉडीज। अगर हमें खुद को बहुत अच्छे से फार्माकोलॉजी का नॉलेज होगा तो ही हम पेशेंट लोगों को वो कन्वे कर पाएंगे, या फिर हम अच्छे से ड्रग डिस्पेंस कर पाएंगे, या फिर प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे से समझ के ड्रग को डिलीवर कर पाएंगे। तो देन नेक्स्ट हमारा सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू जनरल फार्माकोलॉजी वो कंप्लीट हो गया है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक फार्माकोलॉजी में शुरू होता है रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। जो हमारे ड्रग है वो कौन कौन से रूट में हम हमारे बॉडी में ले सकते हैं, वो हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो जो भी ड्रग हमारे होते हैं उसको हम डिफरेंट डिफरेंट रूट्स में ले सकते हैं। जैसे कि एक लेमैन को पता ही होगा कि ड्रग या तो हम ओरली लेते हैं या फिर इंजेक्शन लेते हैं, या फिर उससे ज्यादा हम टॉपिकली अप्लाई कर लेते हैं ड्रग को। तो कौन कौन से जो भी हमारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम ब्रीफली आगे पढ़ेंगे। तो इनको भी चूज करने के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं हमारे, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग। अगर कोई ड्रग के कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई ड्रग ज्यादा अच्छे से ओरली अब्सॉर्ब नहीं हो सकता है, उसको हम इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं। या फिर कोई ड्रग अगर हम उसको टॉपिकली भी अप्लाई करते हैं
देन हमारे पास नेक्स्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक इमरजेंसी और रूटीन यूज। अगर कोई ड्रग को हमें इमरजेंसी में देना है, जैसे कि अगर हमें कोई बहुत ही ज्यादा पेनफुल चीज हो रही है या फिर कोई चीज ऐसे हो रही है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो सबसे पहले डॉक्टर प्रेफर करता है कि आईवी दे दे, मतलब इंजेक्ट कर दे हमारे बॉडी में। अगर इंजेक्शन हमें मिल गया तो फिर वो बहुत ही ज्यादा जल्दी काम करता है। देन नेक्स्ट हमारे पास होता है साइट ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, लोकल और सिस्टमिक। तो कौन सी साइड पे ड्रग काम करता है वो भी हमारे इंपॉर्टेंट होता है। क्या हमें वो लोकली अप्लाई करना है, क्या अगर हमारे हाथ में चोट लगी है तो ड्रग हम हाथ के चोट पे लगाएंगे, या फिर अगर कोई हमें कुछ और डिजीज है जिसमें हमें बॉडी के अंदर सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर ड्रग जानी है तो हम सिस्टमिकली उसको लेंगे। देन है कंडीशंस ऑफ द पेशेंट। क्या वो इंसान, अगर हमें कोई ओरल ड्रग हमें कब ले सकते हैं, जब हम कॉन्शियस है, हम पूरे होश में है, आराम से हमको किसी ने दवाई ली और हमने वो खा ली। लेकिन अगर फॉर सपोज कोई इंसान बेहोश पड़ा है और उसको ड्रग देना है तो हम इसको कैसे देंगे? तो या तो हम उसको आईवी देंगे, या फिर कोई भी पेरेंटल रूट से देंगे, या फिर हम उसको टॉपिकल या फिर कोई अलग रूट से, या फिर हम सपोजिटरीज के मदद से उसके बॉडी में मेडिसिन को इंजेस्ट करेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। नेक्स्ट है एज रिलेटेड फैक्टर। तो एज रिलेटेड फैक्टर पेशेंट के एज के ऊपर भी डिपेंड करता है। कभी कभी जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर जो हमारे जेनेटिक पेशेंट होते हैं, या नहीं मतलब जो बहुत ही ज्यादा बूढ़े पेशेंट होते हैं, वो ढंग से कोऑपरेट नहीं करते, तो उनको ओरली ड्रग देना मुश्किल हो जाता है। तो उन केसेस में हम सपोजिटरीज को ऑप्ट करते हैं। देन नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ गैस्ट्रिक पीएच, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड फास्ट पास मेटाबॉलिज्म। अगर कोई ड्रग गैस्ट्रिक पीएच में सरवाइव नहीं कर पा रहा है, मतलब हम उसको इंजेस्ट करते ही वो गैस्ट्रिक पीएच के वजह से ही वो डिग्रेड हो जा रहा है, तो आगे वो जाएगा ही नहीं, अब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इस केस में हम दूसरे रूट्स के तरफ ऑप्ट करते हैं। देन नेक्स्ट है पेशेंट और डॉक्टर चॉइस। ये एक फैक्टर है जो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इतना ज्यादा कंसिडर किया नहीं जाता। फॉर सपोज किसी पेशेंट को ओरली ड्रग नहीं खाना या फिर इंजेक्शन नहीं लेना, तो उसने ओरली ड्रग ले लिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे टॉपिकल रूट से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो भी ड्रग हम टॉपिकली हमारे स्किन पे या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन पे या फिर कोई और लोकल साइट पे एडमिनिस्टर करते हैं, वो हमारे टॉपिकल ड्रग्स होते हैं। फॉर सपोज हमने ओरल कैविटी का अगर हमने लेना है एग्जाम्पल, तो जो सस्पेंशन होते हैं, जो टॉर्चेस होते हैं, जो हम और अगर हमें ओरल कैंडिडियासिस हुआ है तो हम यूज करते हैं, तो वो हमारे ओरल कैविटी रूट में आते हैं। अगर हमारे मुंह के अंदर कोई भी तरीके का प्रॉब्लम हुआ, अगर हमारे दांत में कोई प्रॉब्लम है, तो अगर हमने कोई दवा लेके वहां पे लगाई तो भी ओरल कैविटी के अंदर वो आता है। या फिर अगर हमें खांसी हो रही है तो अगर हम विक्स की गोली या फिर ऐसा कुछ लेते हैं जो हमारे मुंह में उसको लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो वो भी हमारा ओरल कैविटी का एक एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है जीआईटी ट्रैक। तो जीआई ट्रैक में अगर as tablet that is not absorbed, that is neomycin for sterilization of gut before surgery। अगर कोई भी ड्रग हमारा जैसे कि नियोमाइसिन है जो हमारा एब्जॉर्ब ठीक से नहीं होता है, तो वो हम जीआई ट्रैक से देते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टम एंड एनल कैनल। तो रेक्टम और एनल कैनल से हम देते हैं एनेमा। तो जो एनेमा हमारा होता है वो हमारा ड्रग होता है जो कि हम रेक्टम के थ्रू बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं, लिक्विड फॉर्म में एडमिनिस्टर करते हैं। बेसिकली इसमें हम सोप वाटर एनेमा या फिर लुब्रिकेंट ये सब यूज करते हैं। ये हम इवैक्यूएशन ऑफ बाउल जब हमें करवाना होता है तब हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एज सपोजिटरीज। तो सपोजिटरीज हमारे क्या होता है, जैसे हमने रेक्टम के थ्रू एनेमा दिया जो लिक्विड फॉर्म में था, तो वैसे ही हम रेक्टम के थ्रू अगर कोई ड्रग एडमिनिस्टर करे जो कि हमारा सॉलिड फॉर्म में हो, तो वो हमारे सपोजिटरीज होते हैं। तो ये हमारे फॉर एग्जांपल बिसाकोडिल ये सब जो हमारे हैं वो हम रेक्टम के थ्रू बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं। और ये जो सपोजिटरीज और एनेमा होते हैं ये हमारे मोस्टली तब यूज करते हैं जब कोई पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, वो उसको हम या फिर कोऑपरेट नहीं कर पा रहा होता है, या फिर एक छोटा बच्चा या फिर जेनेटिक पेशेंट होता है, तब मोस्टली हम ये रूट अपनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिकल रूट में है ईयर, आईज एंड नोज। तो जो ईयर, आईज एंड नोज है, इसमें अगर हमारे कानों में कोई प्रॉब्लम है, आंख में कोई प्रॉब्लम है, नाक में कोई प्रॉब्लम है, हमने कोई भी ऑइंटमेंट,
स्प्रे ये सब यूज करा। जैसे कि अगर हमें कोई एलर्जी हो गई है, आंखों में रेडनेस हो गई है, या फिर कान में कोई प्रॉब्लम हो गया है, नाक में अगर हमारा नेजल कंजेशन है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो इन ड्रग्स के ये जो ड्रग्स होते हैं वो हम डायरेक्टली टॉपिकली इस आईज, ईयर एंड नोज पे एडमिनिस्टर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास है ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई में हम कैसे करते हैं, एज इनहेलेशनल। जैसे कि अगर हमारे अस्थमा वगैरह में जो भी कभी भी हमें अस्थमा या फिर सीओपीडी का प्रॉब्लम होता है, तो उसमें हम ड्रग यूज करते हैं सैल्ब्यूटामॉल या फिर इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। तो इनको हम इनहेल करते हैं, मतलब इनको हम इनहेलर की मदद से इनहेल करते हैं, जो जाके हमारे ब्रोंकाई पे डायरेक्टली लोकल इफेक्ट शो करता है। देन नेक्स्ट हमारे पास है स्किन। तो स्किन में अगर हमें कोई स्किन का कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि कोई फंगल इन्फेक्शन है या फिर कोई भी इन्फेक्शन वगैरह है या फिर हमें कोई चोट वगैरह लगी है, तो जो ड्रग हम डायरेक्टली ऑइंटमेंट या फिर क्रीम या फिर लोशन या फिर पाउडर के फॉर्म में स्किन में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रा arterial route. So this route is rarely employed. It is mainly used during diagnostic studies such as coronary angiography for the administration of some anti-cancer drug. The next हमारे पास है administration of the drug into some deep tissue. कुछ deep tissue में हम इसको administer कर सकते हैं, जो कि हमारे पास है जॉइंट के स्पेसेस के अंदर। अगर हमने र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में कोई भी ड्रग जैसे कि ट्राइमकोलिन को हम र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के टाइम पे जॉइंट स्पेसेस में एडमिनिस्टर करते हैं, वो हमारा डीप टिश्यू का एक एग्जांपल हो गया। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है एंटरल। तो सिस्टमिक उसमें हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है एंटरल रूट और एक होता है पेरेंटल रूट। तो एंटरल रूट में सबसे पहला हमारे पास है ओरल रूट। तो ओरल रूट में क्या है, द मोस्ट कॉमन एंड एक्सेप्टेबल रूट है हमारा। हम सबको पता है कि अगर हमें कोई दवाई दी जाए या फिर इंजेक्शन लेने का ऑप्शन दिया जाए तो हम ओरल रूट लेंगे, या फिर मोस्टली हम दवाई हम ओरल रूट से ही लेते हैं, जो कि हमारे टैबलेट, कैप्सूल्स, सस्पेंशन, इमल्शन या फिर सोल्यूशन के फॉर्म में आते हैं। तो इसका सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये चीप है, पेनलेस है, कन्वीनियंट है एंड हम इसको आसानी से खुद ब खुद ही ले सकते हैं, इसमें हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। देन नेक्स्ट हमारे पास इसके डिसएडवांटेजेस भी कुछ है कि इमरजेंसी के टाइम पे अगर हम ओरली ड्रग ले तो वो हमारे बॉडी में जाएगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, अब्जॉर्प्शन, वो सब होते हमारा पेन या फिर हमारा डिस्कम्फर्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उन केसेस में हम पेरेंटल रूट को ऑप्ट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। अनअब्जॉर्बेबल ड्रग, कुछ ड्रग होते हैं जो जिसको हम अगर ओरली ले तो फिर वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाते, तो उनको हम ओरल रूट से नहीं ले सकते। डाइजेस्टिव जूसेस, किसी कोई ड्रग हम अगर ओरली ले तो हमारे जो जीआईटी में जाके जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो उनके वजह से अब्जॉर्प्शन उनका कम हो जाता है या फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटेंसिव फास्ट पास मेटाबॉलिज्म। अगर हम कोई ड्रग आईवी रूट से ले तो उसके 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है, फिर वो 100% उसका काम दिखाता है। लेकिन अगर हम जब ओरल रूट में लेते हैं तो कुछ ना कुछ फास्ट पास मेटाबॉलिज्म हो ही जाता है। फास्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि अगर हमने ड्रग लिया, वो लिवर के अंदर गया, तो लिवर में थोड़ा सा ड्रग मेटाबोलाइज हमारा हो गया, तो जब वो हमारे पूरी बॉडी में वापस अब्सॉर्ब हुआ या फिर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तब उसका थोड़ा सा इफेक्ट कम हो गया। अनकॉन्शियस, अनकोऑपरेटिव एंड अनरिलायबल पेशेंट में हम इनको नहीं दे सकते। अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस से बेहोश हुआ पड़ा है या फिर वो ड्रग खाना नहीं चाहता या फिर उसको ड्रग लेना नहीं है, तो फिर हम उनको जबरदस्ती ओरल रूट से नहीं दे सकते। एंड देन नेक्स्ट है हमारा पेशेंट विद सिवियर वॉमिटिंग एंड डायरिया। किसी पेशेंट को अगर बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो हम उसको ओरल रूट से ड्रग नहीं दे सकते। देन नेक्स्ट हमारे पास है सबलिंगुअल रूट। ये हमारे जो ब्यूकल म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर से, मतलब हमारे मुंह के अंदर हमें इस ड्रग को रखना है और वो ब्यूकल म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन में डायरेक्टली एंटर करता है। तो इसका एडवांटेजेस हमारे पास है क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, बहुत ही जल्दी ये अपना एक्शन शुरू करता है। एक्शन कैन बी टर्मिनेटेड बाय स्प्लिटिंग आउट टैबलेट। अगर हमें और उसका एक्शन नहीं चाहिए, तो जैसे हमने ओरली अगर ड्रग इंजेस्ट कर लिया तो हम उसको बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर सबलिंगुअली हम उसको ले रहे हैं, हमारे मुंह के अंदर वो ड्रग प्रेजेंट है, तो जितना डिजायर्ड इफेक्ट चाहिए उसके बाद हम ड्रग को बाहर निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास करता है क्योंकि ये डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है। देन नेक्स्ट है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल। ओरल रूट के तरह ही इसको हम डायरेक्टली खुद एडमिनिस्टर कर सकते हैं। देन डिसएडवांटेज इसका ये है कि इरिटेंट प्रॉपर्टीज इसके होते हैं
और कोई कोई ड्रग बहुत ही ज्यादा खराब स्मेल या फिर टेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनको लेना इम्पॉसिबल या फिर मुश्किल हो जाता है। देन नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टल रूट। द ड्रग आर मिक्स्ड विथ वैक्सी सब्सटेंसेस दैट डिसॉल्व एंड लिक्विफाई आफ्टर इट इंसर्टेड इनटू द रेक्टम। तो ये हमारे रेक्टल रूट के जो ड्रग है वो हमारे चिल्ड्रंस में यूज होते हैं। इसका कोई फास्ट पास इफेक्ट नहीं होता। वॉमिटिंग एंड अनकॉन्शियस पेशेंट में यूज हो सकते हैं और हायर कॉन्सेंट्रेशन इज रैपिडली अचीव्ड। इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि ये थोड़ा इनकन्वीनियंट है। रेक्टल रूट के थ्रू कोई अगर वैक्सी सब्सटेंस हमारे बॉडी में इंसर्ट करा जाता है तो ये थोड़ा पेनफुल और इनकन्वीनियंट होता है। अब्जॉर्प्शन इसका स्लो होता है और इसका इरिटेशन या फिर इरिटेटिंग और इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी प्रेजेंट होते हैं। देन हम पेरेंटल रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो पेरेंटल रूट में सबसे पहले हमारे पास है आईवी, जो कि है इंट्रावेनस। तो ये हमारे डायरेक्टली वेन में हम अगर कोई इंजेक्शन इंसर्ट करते हैं तो फिर वो हमारा इंट्रावेस्कुलर होता है। तो ये क्या होता है, ये प्रिसाइज होता है। इसका एडवांटेजेस ये है कि ये प्रिसाइज, एक्यूरेट और इमीडिएट ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। जैसे ही हम आईवी कोई इंजेक्शन लेते हैं तो हमें तुरंत आराम मिलता है या फिर तुरंत वो अपना इफेक्ट शो कर देता है और इसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने के लिए कि आईवी रूट में बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। देन नेक्स्ट इसका क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, साथ ही अपना बहुत ही जल्दी अपना एक्शन शो कर देता है। डिसएडवांटेजेस ये है कि रिस्क ऑफ एम्बोलिज्म, जो भी साइड पे हमने इंजेक्शन दिया वहां पे एम्बोलिज्म फॉर्मेशन हो जाता है और अगर हमने एक बार इंजेक्शन दे दिया, अगर उसकी टॉक्सिसिटी आनी होती है तो हम उसको ऑल्टर नहीं कर सकते। जैसे ओरल, जैसे हमने सबलिंगुअल में देखा कि हम ड्रग को निकाल सकते हैं मुंह से, लेकिन इंजेक्शन अगर हम देंगे आईवी के थ्रू तो ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। हाई कॉन्सेंट्रेशन इज अटेंड रैपिडली लीडिंग टू ग्रेटर रिस्क ऑफ एडवर्स इफेक्ट। बहुत ही जल्दी ये अपना काम शुरू कर देता है और बहुत ही जल्दी हाई कॉन्सेंट्रेशन अचीव हो जाता है, जिसके वजह से ये एडवर्स इफेक्ट भी बहुत ज्यादा शो करता है। देन नेक्स्ट हमारे पास है इंट्राडर्मल इंजेक्शन। तो ये हमारे जो स्किन के लेयर होता है, जो हमारा डर्मिस का लेयर होता है, उसके अंदर हमें इंट्राडर्मल इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये एक्चुअली बहुत ही ज्यादा पेनफुल थोड़ा होता है। देन इंट्रामस्कुलर जो होता है ये स्केलेटल मसल के अंदर हम एडमिनिस्टर करते हैं। इसका एडवांटेज ये होता है कि इट इज सुटेबल फॉर इंजेक्शन ऑफ द ड्रग इन द एक्वस सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन एंड इमल्शन। इसका डिसएडवांटेज वही है, पेन एट इंजेक्शन साइट। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम आईएम या फिर इंट्रामस्कुलर करना चाहे वो थोड़ा नॉट पॉसिबल होता है। एंड ये वहां पे अगर हम खुद वहां पे आईएम जब हम देते हैं तो वहां पे इंजरी होने के भी चांसेस होते हैं। देन नेक्स्ट है subcutaneous injection. The drug is injected to the subcutaneous tissue of the thigh. हमारे थाई में, abdomen में, आर्म में अगर हम कोई ड्रग दे रहे हैं या फिर कोई ड्रग डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे हैं तो वो हमारे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होते हैं। इसका सबसे इजी एग्जाम्पल आपको पता होगा कि हम इंसुलिन लेते हैं तो वो सबक्यूटेनियस रूट से ही लेते हैं। आपने देखा होगा अगर आपके आसपास किसी डायबिटीज पेशेंट कोई हो तो वो हम अपने थाई में या फिर अब्डोमेन में या फिर आर्म में इंसुलिन के इंजेक्शन खुद ही खुद एडमिनिस्टर करते हैं। तो इसका एडवांटेज ये ही है कि ये सेल्फ एडमिनिस्टर इसमें पॉसिबल है। इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि इट इज सुटेबल फॉर नॉन इरिटेंट ड्रग्स ओनली। बस कोई नॉन इरिटेंट ड्रग में ही हम इसको यूज कर सकते हैं। ड्रग अब्जॉर्प्शन इसका स्लो होता है, तो ये इमरजेंसीज में, जैसे हम आईवी में हम इसको इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं और सबक्यूटेनियस में हम उसको इमरजेंसी में यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है इंट्राथेकल इंजेक्शन। तो ये जो ड्रग होता है हमारे सब अराक्नॉइड स्पेसेस में हम इसको इंजेक्ट करते हैं। तो इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि ये इसको स्ट्रिक्ट एसेप्टिक प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। इसके लिए रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन हम नहीं कर सकते हैं, ये हमारे एट्रिकुलर कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय कर देगा या फिर खराब कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास है इनहेलेशनल रूट। तो इनहेलेशनल रूट में हमें पता है कि अगर हमने कोई भी ड्रग को इनहेल किया या फिर ऐसे अपने अंदर लंग्स में या फिर ब्रोंकाई में हमने उसको इफेक्ट दिखाना है तो वो हमारे इनहेलेशनल रूट होते हैं। जैसे कि हम अस्थमा या फिर सीओपीडी वगैरह में इनहेलर यूज करते हैं, वो उसका बहुत ही ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है। दे प्रोवाइड a rapid delivery of drug across the large surface of the mucous membrane of the respiratory tract. हमने अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू इनहेलेशनल ड्रग्स लेते हैं एंड पल्मोनरी एपिथेलियम प्रोड्यूसिंग एन इफेक्ट
ऑलमोस्ट एज रैपिडली एज विथ 4 इंजेक्शन। 4 इंजेक्शन लेने के टाइम में हमें जितना रैपिड एक्शन मिलता है इनहेलेशनल रूट से अगर हम ड्रग एडमिनिस्टर करें तो हमें उतना ज्यादा रैपिड और अच्छा इफेक्ट मिलता है। इसके एडवांटेजेस ये है कि ये बहुत ही ज्यादा जल्दी अपना एक्शन शो कर लेता है। डोज रिक्वायर्ड इज वेरी लेस, तो सिस्टमिक टॉक्सिसिटी इज मिनिमाइज्ड, बहुत ही कम डोज इसमें हमें चाहिए होता है। एंड अमाउंट ऑफ ड्रग जो भी एडमिनिस्टर करना है वो हम रेगुलेट भी कर सकते हैं। डिसएडवांटेज इसका ये है कि लोकल इरिटेशन कॉज कराता है, ब्रोंकोस्पैज्म कॉज कराता है। द नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसडर्मल रूट। तो ट्रांसडर्मल जो रूट होता है वो ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं हमारे, जो हम अपने स्किन के ऊपर पैच से लगाते हैं वो हमारे ट्रांसडर्मल रूट होते हैं। तो इसमें हम ट्रांसडर्मल रूट में हम पैचेस ऑइंटमेंट यूज कर सकते हैं दैट डिलीवर द ड्रग टू द सर्कुलेशन फॉर सिस्टमिक इफेक्ट। ये सर्कुलेशन में डायरेक्टली हम इसको हमारे फॉर सपोज हाथ के जैसे हमारे नाइट्रोग्लिसरीन होते हैं वो हमारे चेस्ट के ऊपर हम लगाते हैं ट्रांसडर्मल पैचेस, वो डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में वो ड्रग डिलीवर हो जाता है। तो इसका एडवांटेजेस ये है कि ये सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकते हैं, हम इसको पैच खुद से ही लगा सकते हैं। बेटर पेशेंट कॉम्प्लायंस, इसमें कोई दर्द वगैरह हमें नहीं होता है। प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है इसमें। रिड्यूस्ड सिस्टमिक साइड इफेक्ट इसमें रिड्यूस हो जाता है। कांस्टेंट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इसमें मेंटेन रहता है। डिसएडवांटेजेस ये है कि ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं और लोकल इरिटेंट भी इसमें यूज होते हैं, तो इसमें डर्माटाइटिस या फिर इचिंग कॉज होने के भी चांसेस है। पैच में फॉल ऑफ अननोटिस, अगर हमने पैच लगाया है कहीं और हम कुछ काम कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं तो गलती से वो गिर भी सकता है हमें अननोटिस। सो दिस वाज ऑल गाइस, होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा और आप सबने पूरी वीडियो पेशेंस के साथ देखी होगी। थैंक यू सो मच।